नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में एजेंडे की बात करें तो आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए एक बिल लिस्टेड है। 17 दिसंबर 2024 को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 201 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 33 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग, महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न आयुष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। 4 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। 1 प्रश्न पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय पतन और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। जादवपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने पोषण अभियान और एकीकृत बाल विकास सेवा को लागू करने वाले राज्यों के लिए कैलोरी संरचना और प्रति लाभार्थी व्यय के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश तैयार किए हैं या जारी किए हैं। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। विजयनगरम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षेत्र की वर्तमान परिचालन क्षमता क्या है और उक्त क्षेत्र में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और किन नीतिगत पहलों या प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है। आरा बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात और लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में हुए सुधार का राज्यवार ब्यौरा क्या है और जमीनी स्तर पर बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। चिदम्बरम तमिलनाडु से
विदुथलाई चिरुथाईगल काची के सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलवन महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अनुमानित 3 करोड़ अनाथ और परित्यक्त बच्चों में से केवल 2.6 लाख बच्चे ही देश में 7,000 बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे संस्थागत देखभाल से वंचित हैं। कल का कुरिची तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद मलया रासन डी रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत तमिलनाडु में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना के तहत तमिलनाडु में जेनरिक दवाओं और चिकित्सा हेतु सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और उक्त योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर की राशि कितनी निर्धारित की गई है। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद जी सेवलम विधि एवं न्याय मंत्री से फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे और पूछना चाहेंगे कि तमिलनाडु में कार्यरत फैमिली कोर्ट्स की संख्या कितनी है। क्या सरकार के पास ऐसे स्थानों पर नए फैमिली कोर्ट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां ये अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में जिलावार कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है। थेनी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद तमिल सेल्वम थंगा विधि एवं न्याय मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार या वकील समुदाय से तमिलनाडु में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो दक्षिणी राज्यों की बहुत लंबे समय से लंबित मांग है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। सीकर राजस्थान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद अमरा राम विदेश मंत्री से पूछेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने भारतीय नागरिक हैं, साथ ही वैध वीजा रखने वाले नागरिकों और डंकी मार्ग से जाने वाले नागरिकों का ब्यौरा क्या है और सरकार अवैध तरीके से लोगों को भेजने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कुल कितनी रिक्तियां लंबित हैं, सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को कब तक भरने की संभावना है। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती रसायन एवं उर्वरक मंत्री से डीएपी संबंधी विशेष पैकेज से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। क्या सरकार ने एनबीएस सब्सिडी से परे डायमोनियम फॉस्फेट पर एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस विस्तार का विशेष रूप से हाल की भू राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर किसानों के लिए किफायती मूल्यों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित होती है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर फरवरी 2025 तक असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और विशेष रूप से हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है। पाटन गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भरत सिंह जी शंकर जी डाभी रसायन एवं उर्वरक मंत्री से नैनो उर्वरकों को अपनाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का व्यापक प्रचार प्रसार और इन्हें अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में नैनो उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। हम
अमृतसर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पंजाब में प्रीगैबलिन दवा के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और क्या सरकार फार्मा दवा प्रीगाबेलिन की बढ़ते दुरुपयोग और तस्करी से अवगत हैं, जिसका पंजाब के युवाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार को पता है कि उक्त दवा की खुराक से अधिक सेवन द्वारा इसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से देश में विशेष रूप से पंजाब में गंभीर लत की समस्या पैदा हो रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पश्चिम त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिप्लब कुमार देव विधि और न्याय मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार किस प्रकार मध्यस्थता कार्रवाई में दक्षता और गति सुनिश्चित कर रही है। सरकार के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या सरकार मध्यस्थों और सलाहकारों को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम चला रही है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। सोनीपत हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी आयुष मंत्री से पूछेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा में आवंटित और खर्च की गई आयुष निधि का ब्यौरा क्या है तथा आवंटित निधियों में से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है। सरकार द्वारा उपयुक्त निधियों को पुनः आवंटित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है। मावेली ककरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कोडी कुन्नील सुरेश रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड के लिए किसी भी विस्तार या आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। यदि हाँ तो नई उत्पादन इकाइयों, क्षमता वृद्धि और अनुमानित निवेश सहित प्रस्तावित विस्तार का विवरण क्या है। झुंझुनू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कंपनियां अक्सर किसानों को नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक बेचती है जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार कितने ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है। अरानी तमिलनाडु से डीएम के सांसद थरा डिविंथन एमएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से तमिलनाडु में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। तमिलनाडु में आयुष्मान भारत योजना की कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत अरानी जिले सहित तमिलनाडु में अब तक कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में अरानी जिले सहित स्थापित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या कितनी है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कितनी संख्या है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गू मल्ला प्रसादा राव रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि विगत 10 वर्षों के दौरान देश में वर्षवार, राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग होता है। उक्त अवधि के दौरान देश में वर्षवार, राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ है। बजट सत्र के दूसरे चरण में कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, सूचना और प्रसारण, रेल, ग्रामीण विकास, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल देंगे। 2 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान देंगे। 1 प्रश्न
प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। राज्यसभा में 1 प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तमिलनाडु से डीएमके सांसद पी विल्सन का प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत देश में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों में पीएलआई योजना के तहत आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। और तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है। और क्या संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत तमिलनाडु किन्हीं इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरों की पहचान की गई है। यदि की गई है तो इसका ब्यौरा क्या है और ये किन किन स्थानों पर स्थित है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण कडाडी का प्रश्न रेल मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में रेल की पटरियों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ की कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और उक्त मामलों में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं। सरकार द्वारा लोग को अत्याचार करने और रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए कितने जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए गए हैं। रेल की पटरियों पर खतरनाक स्टंट अपलोड करने के कारण कितने अकाउंट हैंडल और चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया है या उन पर चेतावनी पताका अंकित की गई है। और सरकार द्वारा रेल की पटरियों पर खतरनाक स्टंट करने से रोकने के लिए बेहतर निगरानी और जांच सुनिश्चित करने से संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा का प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक मंत्रालय द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों की संख्या कितनी है। वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक मंत्रालय द्वारा नियोजित किए गए कारोबार प्रतिनिधि अभिकर्ताओं की संख्या कितनी है और फरवरी 2025 तक लखपति दीदी बनने के लिए कितनी महिलाओं को सशक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद रीता प्रता बनर्जी का प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या ये सच है कि पश्चिम बंगाल के चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ना बंद कराने की तिथि तय करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया था, और यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह संधू का प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, मंत्रालय द्वारा महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषी सूचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। भीड़ प्रबंधन निर्देश, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जैसी जानकारी वास्तविक समय में कई भाषाओं में प्रदान करने के लिए उपयोग की जा रही है। विशिष्ट प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग का ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय ने देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भाषा विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं का एकीकरण करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। महाकुंभ में आने वाले बहुभाषी लोगों के लिए क्षेत्रीय भाषा में सूचना सामग्री और संप्रेषण प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों में चीन से होने वाले आयात की मात्रा में हुई वृद्धि से संबंधित आंकड़े क्या है। चीन से होने वाले आयात से कौन कौन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। सरकार की चीन से होने वाले आयात के संबंध में घरेलू व्यवसाय की चिंताओं का समाधान करने के लिए संरक्षात्मक उपायों एवं प्रोत्साहनों सहित
कार्य नीति क्या है? चीन और अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार के साथ व्यापार संतुलन संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं? और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मस्तान राव यादव बीड़ा के प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसान को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? यदि कुछ किए जा रहे हैं तो उसका ब्यौरा क्या है? सरकार की दाल, तिलहन और खोपरा जैसी फसल के लिए कीमत समर्थन योजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और उनका मूल्यांकन किस प्रकार करने की योजना है? राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में किसानों की आय और आजीविका पर पीएम आशा के अपेक्षित प्रभाव का ब्यौरा क्या है? और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और अन्य जिलों में धान की खेती करने वाले उन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिन्हें खुले बाजार में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और जिन्हें सरकार को अपने माल की आपूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक शंकर राव चौहान का प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार ने प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का प्रसारण समय राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकताओं के लोक सेवा कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से प्रसारित करने के लिए दिए जाने के संबंध में प्रसारकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं? यदि किए हैं तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता वाले लोक सेवा कार्यक्रमों के अनिवार्य प्रसारण का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? और लोक सेवा प्रसारण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त चैनलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है? तमिलनाडु से एमडीएमके सांसद वायुको का प्रश्न रेल मंत्रालय से है और प्रश्न है, क्या विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशन पर और चलती रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों पर हमले और उनके विरुद्ध हिंसा की घटना में वृद्धि हुई है? और यदि ऐसा है तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सरकार रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ का प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना से कच्चे माल की स्थानीय खरीद और किसान की आय में किस प्रकार वृद्धि हुई है? इस योजना के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कितने विशिष्ट अवसर सृजित किए गए हैं? तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी का प्रश्न रेल मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, भारतीय रेल में जोन वार कितने रेलवे पुल हैं? प्रत्येक जोन में रेलवे पुल का निरीक्षण कितनी बार किया जाता है? इन रेलवे पुल पर रेलगाड़ियों की अनुमानित गति का जोन वार ब्यौरा क्या है? सामान्य स्थानों पर और रेलवे पुल पर रेलगाड़ियों की गति में अंतर का ब्यौरा क्या है? और उन पुलों का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 2022 से मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास का काम किया गया है? केरल से केरल कांग्रेस एम के सांसद जोस के मणि का प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, सरकार द्वारा वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापारिक व्यवधानों के बीच भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए क्या पहल की जा रही है? भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सुदृढ़ भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद दर्शना सिंह का प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन के उद्देश्य क्या हैं? इस मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? और इस मिशन के तहत लक्षित विकास और प्रसार के लिए चिन्हित बीजों की सूची क्या है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल का प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने काजू की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के बावजूद कोंकण महाराष्ट्र में काजू के कम उत्पादन की समस्या की पहचान की है?
यदि की है तो सरकार द्वारा काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए काजू के पेड़ लगाने हेतु किसान को विशेष राज्य सहायता प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई है और क्या सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राज्य सहायता जारी करने के लिए कोई नीति बना रही है ताकि किसान समय पर इसका लाभ उठा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोकरिया राम भाई का प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार जैव कीटनाशकों और समेकित कीट प्रबंधन जैसे टिकाऊ विकल्पों को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन या राज्य सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है? यदि ऐसा है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? संसद में आज में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।